हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया पेपर दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि हमारा सेमेस्टर नंबर 3 का कोर 5 है। सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम लोग आज सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो चैप्टर है उसको डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में। ये है अपना यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड ये हो गया अपना यूनिट 4। थोड़ा सा हम लोग ऐसे ब्रॉडली थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले पहले में यूनिट में दिया हुआ है शेयर्स के बारे में, इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस दिया हुआ है और थोड़ा बहुत तुम्हारा थ्योरी दिया हुआ है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी बुक जैसे कि एनुअल रिटर्न, ये सब के बारे में थोड़ा सा थ्योरी है। बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसके अंदर। इशू ऑफ शेयर जो है ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, जो कि जो लोग क्लास 12 में कॉमर्स में थे वो लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़े भी होंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें डिवेंचर्स के बारे में दिया हुआ है, ईसॉप दिया हुआ है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, अंडरराइटिंग के बारे में दिया हुआ है और बस इसके अंदर इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपना दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, इसका इशू, इसका रिडेम्पशन का प्रोसेस दिया हुआ है। तीसरे यूनिट में अपना कंपनी फाइनल अकाउंट्स दिया हुआ है, जिसमें अपना स्केड्यूल 3 के बारे में बताया गया है, बैलेंस शीट, पीएनएल, और उसके अलावा थोड़ा बहुत फॉर्मेट्स अपना दिया हुआ है, डिविडेंड का ट्रीटमेंट, टैक्स का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स में ट्रांसफर कैसे होता है इसके बारे में। और इसका सेकेंड पार्ट में गुडविल का वैल्यूएशन, जो कि ये भी अपने क्लास 12 में पढ़े हुए रहते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और एक नया टॉपिक के साथ में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में, जो कि नया है, जो कि हम पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, उसके अलावा लास्ट में है कंपनी अगर बंद होता है, लिक्विडेशन के बारे में, जो कि कुछ हद तक अपना डिसोल्यूशन से मैच करता है, लेकिन लिक्विडेशन थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्योंकि लिक्विडेशन एक कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है और डिसोल्यूशन जो है वो पार्टनरशिप का टॉपिक था। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रॉड डिस्कशन क्लास अपना सिलेबस के बारे में। जिनका भी सिलेबस है अपना, मतलब कंपेयर कर लेना थोड़ा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस से। ये जो सिलेबस मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ये अपना उड़ीसा का जो बीकॉम का सिलेबस है उसका सिलेबस है ये। ठीक है, अब उसके अंदर अपना जो पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, वो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल पार्ट चालू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट, और मैं थोड़ा सा बता दूं तुमको इसके बारे में कि ये जो भी वीडियोस हैं सब कुछ कंप्लीट सिलेबस जो है वो यूट्यूब में अपलोड होगा, मतलब लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, सीरियली सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं वो तुम लोगों को वीडियो के रूप में मिलेंगे। तुमको वीडियो करना है प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जो भी पीडीएफ या कुछ भी अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे तो मैं जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँगा, ताकि तुम उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सको। प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा, टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, वीडियो अपलोड हो रहा होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। प्लस एग्जाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहा होगा उसके बारे में भी वहाँ जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला जो टॉपिक है मेंटेनेंस, मार्क कर देता हूं मैं तुम्हारा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी बुक्स, एनुअल रिटर्न, ये सब तुम्हारा थ्योरी है, तो हम लोग बाद में कवर करेंगे। अभी जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स। ग्रीन में मार्क कर देता हूं मैं, इशू ऑफ शेयर। ये टॉपिक हम सीरियली पढ़ेंगे, उसका फोर फीचर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, प्रो रेटा अलॉटमेंट्स एंड इशू ऑफ शेयर्स। ये वाला टॉपिक्स हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जाके हम इसमें थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, राइट शेयर, बोनस शेयर का थोड़ा थ्योरी टाइप दिया हुआ है, और पहला वाला थोड़ा थ्योरी है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग टोटल जो क्लास 11th में पढ़े थे, एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप 11th में खत्म हो गया।
पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये गया बुक 1, ये पार्टनरशिप और एनपीओ के बारे में था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब बुक 2 और बुक 3 इज ओनली अबाउट कंपनीज, कंपनी के बारे में है, ठीक है। तो कंपनी का बेसिक जानने के लिए बुक 2 है, शेयर क्या होता है, या शेयर जब इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास होता है, ये सब, और एक डिवेंचर्स क्या होता है, ये 2 चीज़ के बारे में 2 चैप्टर है। उसके बाद बुक 3 में जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंपनी का फुल अकाउंट से बैलेंस शीट सब कुछ बुक नंबर 3 में है, ठीक है। तो बुक 2 का भी कुछ कुछ पार्ट जो है हमको यूज में आएगा जब हम लोग बुक 3 पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मार्केट में स्टार्टिंग में ही आ जाता है बुक 3, ठीक है। मार्केट में बुक 2 नहीं आए रहता है और बुक 2 बाद में आता है, और अभी आ भी गया बुक 2 वैसे, ठीक है। देखना, अब सबसे पहला अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर का मतलब याद पता है, शेयर इज द स्मॉलेस्ट ये पार्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी है, ठीक है। अब कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज कैपिटल चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो मालिक पैसा लगा देता है, पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर लोग मिलकर पैसा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कंपनी है, अब कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को शेयर्स बेचना होगा और शेयर्स बेचकर पैसा लाना होगा, जिससे कंपनी अपना बिजनेस करेगा, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करता है, 1 करोड़ रुपए तो किसी से मांगने जाओगे तो देगा नहीं तुमको, तो कंपनी क्या करता है, इसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करता है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करता है। हर एक यूनिट को क्या बोला जाता है, एक शेयर बोला जाता है। शेयर का मतलब होता है, जैसे घर में बोलते हैं ना शेयर करके खा लो, मतलब क्या होता है, डिवाइड कर लो, हिस्सा कर लो, यही तो है शेयर का मतलब। यहाँ पर भी शेयर का मतलब वही है कि टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। और तुमको आज कंपनी में पैसा लगाना है तो तुम 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम उतना रुपए का शेयर्स खरीद सकते हैं, और हम कंपनी में उतना रुपए के क्या बनेंगे, ओनर बनेंगे। वी आर द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करता है, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करता है, जिसका यूजुअली जो फेस वैल्यू होता है 10 रुपए या कभी कभी 100 रुपए भी होता है, और उसके अलग भी हो सकता है। यूजुअली बता रहा हूँ 10 रुपए या 100 रुपए होता है उसका फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर कितना में मिल रहा है, 10 रुपीज में मिल रहा है, ठीक है। अब जब शेयर लाते हैं तब 10 रुपया मतलब स्टार्टिंग प्राइस है, तो उसमें बढ़ जाता है। वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, हमको उसका अकाउंटिंग में जाना नहीं, हमको स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़ना है यहाँ पर, या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ना है शेयर का मतलब। वहां पे प्राइस ऊपर नीचे हो, बढ़े कम हो, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंपनी जो पहली बार शेयर जब मार्केट में इशू कर रहा है हम उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब एक बार कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर दिया, उसके बाद उसको लोग मल्टीपल टाइम्स खरीदते हैं, बेचते हैं, और जिससे शेयर प्राइस ऊपर नीचे हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है, उससे हमको कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कंपनी जो पहली बार मार्केट में शेयर इशू किया तो कंपनी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेगा, कंपनी कैसे उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए तुम्हें कितना रुपए देना पड़ेगा, 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, या 100 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर उसका फेस वैल्यू 100 होगा तो, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठाना है कंपनी को, ठीक है, और कंपनी उसको 10 रुपए के शेयर में डिवाइड करना चाहता है, तो कंपनी क्या करेगा, 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तब तो 1 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लेगा। अगर 10 लाख शेयर्स कंपनी बेच दे तो कंपनी 1 करोड़ रुपए मार्केट से बोरो कर लेगा, मार्केट से ले लेगा, जिससे हम लोग पैसा लगाकर हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग कंपनी का 5 शेयर भी खरीदते हैं, सपोज मैं आज रिलायंस का 5 शेयर्स परचेज करता हूं, इसका मतलब मैं रिलायंस का मालिक हूं, आई एम द ओनर ऑफ द रिलायंस बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर, बट माई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग या माई परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है,
नेग्लिजिबल अमाउंट का ओनरशिप है, इसीलिए मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस कंपनी में, ठीक है। वही मुकेश अंबानी का कंट्रोल क्यों है, क्योंकि मुकेश 51% शेयर्स होल्ड करता है। तो जब मुकेश 51% शेयर होल्ड करता है मुकेश अंबानी, देन he has a majority always and he has a control over the company, hence he is known as the owner of the company, ठीक है। आज अगर मुकेश अंबानी अपना शेयर्स बेच दे और कोई मुकेश अंबानी से शेयर्स खरीद ले 51%, तो ही विल बिकम द ओनर ऑफ रिलायंस, ठीक है। तो शेयर सिंपली मीन्स ओनरशिप इन द कंपनी। शेयर होल्डर इन्वेस्टर तो अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर अलग अलग नहीं होते हैं। शेयर होल्डर इज अ टाइप ऑफ अ इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, बाय गिविंग अ लोन, बाय परचेजिंग डिवेंचर। शेयर इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या सीखना है, हमको कंपनी जब शेयर इशू कर रहा है पब्लिक को और पब्लिक से जो पैसा ले रहा है, हमको उसका जर्नल एंट्रीज और उसका अकाउंटिंग सीखना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे कि कोई पैसा नहीं दे रहा है तो क्या होगा, ठीक है। कोई ज़्यादा पैसा दे दिया तो क्या होगा, या फिर कंपनी कभी 10 का शेयर ज़्यादा में भी बेचना चाहेगा, कम में भी बेचना चाहेगा, ऐसे करके अलग अलग इश्यूज इसके ऊपर एक एक आते जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स अगर होते तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता शेयर कैपिटल से, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता 3 मार्क्स का, और एक 1 मार्क भी बनता, तो 12 मार्क का वेटेज पकड़ता है चैप्टर आउट ऑफ 80। 12 मार्क्स सिर्फ एक इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज है, तो तुम समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये, बिकॉज ऑलमोस्ट 17 से 18% मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो उसी हिसाब से एमसीक्यू में भी इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछने जाने वाला है। चलो लिखेंगे हम लोग। क्यों नहीं है, नहीं नहीं, फंडामेंटल के अंदर आता है गुडविल, ठीक है। चलो लिखना, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन a company is an association of person। ये चैप्टर में थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट भी है, ठीक है। हम लोग पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स हम लोग लेटर ऑन लास्ट में देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग वो बीएसटी में पढ़े थे, याद होगा तो 3 टाइप की कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कंपनी। तो ये सब टाइप का यहाँ पर, ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो थियोरिटिकल पार्ट है उसका, जो कि अगेन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। लिखना, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed and registered, formed and registered under the Companies Act 2013। हाँ, कंपनीज एक्ट तो पहले से है 1956 से, वो नया उस एक्ट को बंद करके नया एक्ट बना था 2013, ठीक है। नेक्स्ट, अ कंपनी, अ पब्लिक कंपनी कर दो, अ पब्लिक कंपनी इशू शेयर्स, a public company issues shares to the public for the purpose of subscriptions, for the purpose of subscription, ताकि उन लोग वो शेयर को खरीदें। सब्सक्रिप्शन मतलब खरीदना, टू सब्सक्राइब समथिंग मतलब टू परचेज समथिंग, ठीक है। फुल स्टॉप। There are 2 types of shares, याद है टाइप्स ऑफ शेयर्स,
वेरी गुड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. ठीक है. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. दोनों में क्या फर्क है, याद है कुछ? इक्विटी और प्रेफरेंस क्या होता था? दोनों ओनर है, पहले तो मैं बता दूं. कोई ऑनलाइन वाले? कुछ राइट्स नहीं है. हाँ चलो, थोड़ा बहुत सही है. और कुछ? इक्विटी आर द रियल ओनर. अच्छा, और थोड़ा कुछ बताओ. पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रेफरेंस? प्रेफरेंस का मतलब क्या है? नहीं सुने कहीं प्रेफरेंस? ऐसा बोलता हूँ. सपोज सपोज तुम बोले कि करना एक type इसके ज्यादा बेटर हो. करेक्ट. प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को कुछ ज्यादा देना एज कंपेयर टू अदर. जैसे बोलता है मैं इसको प्रायोरिटीज, काइंड ऑफ प्रायोरिटी. ठीक है, मैं इसको प्रेफरेंस देता हूँ, मतलब मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ एज कंपेयर टू अदर. इसको बोलते हैं प्रेफरेंस. ठीक है. तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि इन शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलता है. किस बात का प्रायोरिटी मिलता है? कि कंपनी जब पैसा कमाएगा, पहले किसको डिविडेंड मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, 10%, 12%, 15% फिक्स्ड है. उतना डिविडेंड उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा. ठीक है. इनको देने के बाद जो बच जाएगा, हाँ करेक्ट आशुतोष, है ना? इनको देने के बाद जो बच जाएगा, डेट विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. पहली बात तो ये. ठीक है. दूसरा, और एक चीज का प्रेफरेंस है इनको. जब कंपनी बंद हो रहा होगा, इन लोग को पहले पैसा वापस किया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिलेगा. ठीक है. तो कैपिटल जब रिपे हो रहा होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद हो रहा होगा, तो इनको एक और प्रेफरेंस मिलेगा कि ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले अपना कैपिटल वापस मांग सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो दो बात का प्रेफरेंस है, इसलिए नाम दे दिया गया है प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है. हमारे अकाउंटिंग पर्पस के हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो. क्या आ गया सीमांक ऐसा फोन में अचानक? क्या कर रहे हो फोन में तब से? लिखना. नेक्स्ट हेडिंग, इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. ठीक है. इसका मतलब है हम मार्केट में शेयर इशू किए और बदले में हमको क्या मिला? पैसा मिला, कैश मिला. ठीक है. सिंपली इशू ऑफ शेयर फॉर कैश. ठीक है. लिखना इसके अंदर, इट मीन्स shares are issued by the company against amount. हाँ करेक्ट आशुतोष, वो भी सही था. ठीक है. बाय द कंपनी अगेंस्ट अमाउंट received by check.
शेयर्स कैन बी इशूड एट shares can be issued at par, PAR, par or premium. Full stop. Shares cannot be issued at discounts. Shares cannot be issued at discounts. ठीक है, वो दोनों के बारे में नहीं लिखे, किसके बारे में? इक्विटी और सब थ्योरी है, ठीक है, वो सब लास्ट में नोट्स मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर एट पार और प्रीमियम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तीन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है। अब मैं बताया हर एक शेयर का एक फेस वैल्यू है, कितना रुपए का है वो शेयर, 10 रुपए का या फिर लेट्स से 100 रुपीज का, ठीक है। लेट्स से द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, मतलब वो शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। अब इश्यूड एट पार का मतलब होता है, पार का मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो 10 का शेयर जब हम 10 में ही इशू कर रहे हैं, जब कंपनी 10 का शेयर 10 में ही इशू कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इशूड एट पार, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 में ही बेचे हम लोग शेयर होल्डर को, ठीक है। इशूड एट प्रीमियम का मतलब है जब हम 10 का शेयर एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। प्रीमियम का मतलब ये होता है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना। तो मैं 10 का शेयर लेट से 15 में बेच रहा हूँ शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर फिर भी खरीद रहा है क्योंकि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो शेयर होल्डर बनना चाहता है। वरना तो डाउट ये होगा ना, 10 का सामान कोई 15 में क्यों खरीदेगा, बिकॉज वो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है। बिकॉज अगर वो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनेगा, ही इज इन एक्सपेक्टेशन that the company will earn a huge profit in the future and he will receive much more than the amount that he has given in the form of premium, ठीक है। तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, फैसिलिटीज के हिसाब से ऐसे कुछ नहीं है कि जो 10 में शेयर खरीदा उसको कुछ कम फैसिलिटी मिल रहा है, या कोई प्रीमियम में खरीदा तो उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है। फैसिलिटीज वाइज इक्वल है, ठीक है, जब जितना में शेयर मिल रहा है वैसा बात है, ठीक है। अब तुम एक सामान आज खरीदने गए, 200 में मिल रहा है, 5 दिन बाद गए, वो सामान का रेट 250 हो गया, तो जो 250 में खरीद के लाया उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी मिल सकता है, सामान का रेट ही 250 हो गया। तो तुम लेट में गए तो तुमको 250 में मिला, कुछ एक्स्ट्रा मिलने का कोई जरूरी नहीं है। वैसे यहाँ पर जब शेयर 10 में मिल रहा था तब तुम नहीं लिए, अब कंपनी 15 में बेच रहा है, तुमको लेना है तो तुम 15 में लो, लेकिन कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? अब कंपनी एक्ट बोलता है कि शेयर पार में इशू हो सकता है, 10 का सामान हम 10 में बेच सकते हैं शेयर का केस में, प्रीमियम में हो सकता है 10 का शेयर हम 15 में बेच सकते हैं, बट कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि शेयर्स कैनॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। ये पहले हुआ करता था डिस्काउंट में भी, जब मैं पढ़ता था अकाउंट्स, पढ़ाता था नहीं, जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तब 1956 का एक्ट एप्लीकेबल था। ये 2013 के हिसाब से हम गवर्न कर रहे हैं, इसके पहले 56 का एक्ट, 1956 का एक्ट एप्लीकेबल था, और 56 का एक्ट रेस्ट्रिक्ट नहीं करता था डिस्काउंट में इशू, हम 10 का 9 में भी इशू कर सकते हैं। लेकिन 2013 का एक्ट मना करता है कि हम लोग डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते। तो दो ही केस आएगा हमारे बुक के हिसाब से, दैट इज इशूड एट पार एंड इशूड एट प्रीमियम। पार का मतलब उतना में ही बेचना जितना का है, और प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा में बेचना, ठीक है। अब ये प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है ऐसा कि कितना रुपए ही हो सकता है प्रीमियम, उसका कोई ऐसे कोई लिमिट नहीं है। तुम 10 का शेयर 1000 में भी बेच सकते हो, और किसी को अगर लगता है कि 1000 का वर्थ है तो वो खरीदेगा, उसकी मर्जी है वो, ठीक है। हम कोई लिमिट नहीं डाला है कंपनीज एक्ट कि कितना हो सकता है प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। इवन तुम आज स्टॉक एक्सचेंज में अगर थोड़ा बहुत पता होगा
जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालता है, आईपीओ जब निकलता है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए या 100 रुपए ही होता है। तुम देखोगे शेयर 300, 400, 500, 600 रुपए में भी एक एक शेयर बिकता है। एमआरएफ का शेयर कहाँ पहुंच गया है, एक एक शेयर 60-60, 70-70 हजार रुपए का शेयर है, उसका फेस वैल्यू 100 रुपए है। एमआरएफ का शेयर का फेस वैल्यू इज 100 रुपीज। एक दिन वो 100 रुपए में मिल रहा था, आज लेकिन 100 रुपए में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी कंपनी, अगर एक कंपनी भी इशू करेगा 100 का शेयर, तो भी कंपनी 70 हजार में इशू करेगा। इतना ज्यादा प्रीमियम में 100 का सामान 70 हजार में बेचेगा, और एक शेयर होल्डर को फिर भी लगता है कि 70 में खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एमआरएफ का है, फायदा हो सकता है, तो वो खरीदेगा, उसकी मर्जी है, वो इंडिविजुअल कॉल है वो। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट कोई लिमिट नहीं लगाता कि कितना रुपए का प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, और इवन रियल लाइफ में तुम देखोगे 10-10 रुपए का शेयर 60-60, 70-70 हजार में बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टुडे प्राइस 80,000, 80,000 रुपए बोल रही है कौन, हर्षा। 80,000 रुपए चल रहा है एमआरएफ का शेयर आज, बोल रही है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 60-70 तो बहुत कॉमन सा बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद लिखेंगे इशू, नेक्स्ट पैराग्राफ करना, इशू प्राइस may be payable, issue price may be payable either point number 1 in lump sum along with application, or in installments. At different stages. ठीक है, इश्यू प्राइस में बी पेएबल इधर, पहला इन लमसम along with application, सेकंड इन इंस्टॉलमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, अब ये जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस मतलब हम कितना में बेच रहे हैं, 10 का 10 में बेच रहे हैं, ये 10 का 15 में बेच रहे हैं, तो 15 इज द इशू प्राइस, मतलब हम कितना में बेच रहे हैं उसको, इधर एट पार और एट प्रीमियम, डिस्काउंट इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो पैसा हम मांग रहे हैं शेयर होल्डर से, वो पैसा वो कैसे देगा, तो इन लमसम का मतलब होता है एक बार में। अगर हम 10 का शेयर 12 में बेच रहे हैं, तो 12 रुपए एक बार में देना है, इसको बोलते हैं इन लमसम। लमसम मतलब एक बार में पूरा पैसा देना है तुमको। ठीक है, और दूसरा होता है इन इंस्टॉलमेंट्स, नाम से पता चल रहा है कि हम लोग को धीरे धीरे करके 2-3 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होगा। ठीक है, तो इन लमसम मतलब एक बार में पूरा पैसा देना पड़ेगा, और इन इंस्टॉलमेंट्स में होगा कि मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स होगा, धीरे धीरे करके हम पैसा दे सकते हैं। ठीक है, हमारे बुक में 99% क्वेश्चन इन इंस्टॉलमेंट्स का है। ठीक है, कोई एक आधा 2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा कहीं पे देखने को जहां पर लमसम में होगा। ठीक है, तो पहला 1-2 क्वेश्चन बुक में लमसम में देखने को मिलेगा, लेटर ऑन सब कुछ ही इंस्टॉलमेंट में ही होगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, हेडिंग करना लमसम पहले, इन लमसम ठीक है, लिखना इसके अंदर व्हेन द इशू प्राइस
is payable along with, when the issue price is payable along with application. It is called as lump sum. It is called as lump sum. Full stop. Shares can be issued at par or प्रीमियम. शेयर कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम. दो ही तो केस है, डिस्काउंट तो आएगा नहीं. ठीक है, तो बोला कि जब पूरा का पूरा पैसा एक बार में देना है along with एप्लीकेशन. अभी एप्लीकेशन क्या होता है समझेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग लमसम. ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या होता है देखना, प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे शेयर इशू करता है, सब कैसे मार्केट में इशू करवाता है. ठीक है, अब सपोज ये कंपनी है, अब कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स बेचना चाहता है. ठीक है, तो कंपनी क्या करता है, कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है. ठीक है, कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है, या तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या कोई न्यूज़पेपर पे, ऑनलाइन उसके वेबसाइट्स पे, कहीं पर भी एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है कि कंपनी 10,000 शेयर्स बेचना चाहता है. ठीक है, एट लेट से पार में बेच रहा है, तो 10 ईच. ठीक है, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कंपनी बेचना चाहता है. जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है शेयर्स खरीदने के लिए, वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है शेयर्स के लिए. ठीक है, पूरा शेयर तो नहीं बेचता होगा, पूरा मतलब मालिक के ओनर के पास भी तो रहता है. नहीं नहीं, पहली बात तो जो शेयर ओनर के पास है वो तो मालिक का है, उसको कंपनी कैसे बेच सकता है. ये कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है, दिस इज अ न्यू शेयर. ठीक है, जो पुराना पहले इशू हो चुका है वो तो कोई कोई उसका ओनर है. ठीक है, कंपनी ये नया शेयर इशू कर रहा है, फर्दर कैपिटल चाहिए और पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाएगा, एडिशनल कैपिटल कहाँ से लाएगा, फिर से नया शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा है. ठीक है, तो 10,000 शेयर इशू किया ऑफ 10 ईच. जिसको भी शेयर्स खरीदना है, एडवर्टाइजमेंट देखा और मैं इंटरेस्टेड हूँ शेयर्स खरीदने के लिए, तो आई हैव टू अप्लाई विद दी कंपनी. मैं कंपनी में अप्लाई करूंगा कि मैं इतना शेयर्स खरीदना चाहता हूँ. आई हैव टू गिव एन एप्लीकेशन. कैसे अप्लाई होगा, बाय गिविंग एन एप्लीकेशन. ठीक है, अब एप्लीकेशन दिए हम लोग. ठीक है, अब जब स्टॉक एक्सचेंज से नहीं था ये, तब फिजिकली अप्लाई करते थे, एप्लीकेशन लिखकर उसको कंपनी तक भेजते थे कि हम 1,000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं. अब तो ऑनलाइन हो गया, अब हम 1,000 शेयर का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो हम लोग इसका मतलब 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किए. ठीक है, तो जब हम 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किए उसको बोलते हैं एप्लीकेशन. ठीक है, तो हमको अगर पूरा पैसा उसी समय देना है तो हमको कितना रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, 1,000 इंटू 10. हम 1,000 शेयर खरीदना चाहते हैं 10-10 रुपए का, तो 10,000 शेयर हमको साथ में देना, 10,000 रुपए हमको साथ में देना पड़ेगा. किसके साथ देना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन. जो एप्लीकेशन हम दे रहे हैं उसके साथ हमको 10,000 रुपए देना पड़ेगा. अब कंपनी के पास 10,000 रुपए आया, अभी तुमको शेयर मिल नहीं गया है, अभी तुम सिर्फ अप्लाई किए हो शेयर के लिए. कंपनी के पास 10,000 रुपए चला गया है. ठीक है, तुम्हारे हाथ से पैसा गया, शेयर तुम्हारे हाथ में भी नहीं आया है. ठीक है, अब कंपनी तुम्हारे एप्लीकेशन को देखेगा. ठीक है, और कंपनी अगर सेटिस्फाइड है कि इस व्यक्ति को हम शेयर इशू करेंगे, ठीक है, अब कंपनी तुमको शेयर्स इशू करेगा, तो कंपनी 10,000 के बदले तुमको क्या देगा, बदले में तुमको शेयर इशू करेगा. ठीक, और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम्हारा पैसा तुमको वापस मिल जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. तुम बहुत डिटेल में मत जाओ अभी. ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान खराब है सेहत के लिए. ठीक है, अब आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे केसेस पढ़ेंगे जहां पर कंपनी रिजेक्ट करेगा. देखो बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है. ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर. तो इसका मतलब हमको पैसा देना है पहले,
और शेयर मिलेगा बाद में। इतना ही समझाना था, इतना समझ गए तो बहुत है। कंपनी रिजेक्ट करेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, डूबेगा, कितना कटेगा, वो सब बहुत दूर है अभी। ठीक है, एक दिन में सारा खा ले इंसान, हजम नहीं होगा फिर, तो धीरे 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 खाएंगे। नहीं नहीं, बहुत खराब हो जाएगा चैप्टर, मैं बता रहा हूँ आगे चल के। ठीक है, चलो लिखना इसके बाद। पहले एट पार पढ़ेंगे, फिर एट प्रीमियम। हेडिंग करना इसके अंदर एट पार। लिखो एट पार। ठीक है ऑनलाइन वाले, चलो लिखना एट पार, सबसे पहला एंट्री। पार का मतलब तो पता चल ही गया है, 10 का 10 में, दैट इज एट पार। अब कंपनी के हिसाब से पहले पैसा मिलेगा, फिर कंपनी शेयर अलॉट करेगा। ठीक है, पहला एंट्री फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment for receiving share application and allotment money। कंपनी को किस चीज का पैसा मिला, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट। एप्लीकेशन का मतलब अप्लाई करना, और अलॉट का मतलब होता है शेयर देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, कौन सा पैसा बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो पैसा मिला कंपनी को, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक पैसा डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में। कैश वैश तो लिखना मत कभी भी चैप्टर में भूल से भी, शेयर्स में कैश हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कंपनी हमारे अकाउंट, ये पब्लिक हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक बढ़ेगा। सबसे पहला बात लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश कभी नहीं आएगा चैप्टर में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब ये जो पैसा हम पब्लिक से लिए हैं, इसके बदले उनको शेयर देना है। कंपनी अपने आप को क्या मानना है, कंपनी अपने आप को पब्लिक नहीं मानना है। पैसा दिए हैं, पैसा गया नहीं, पैसा मिला है, पैसा आया, कंपनी मानना है अपने आप को। ठीक है, तो पब्लिक पैसा दिया है तो बैंक बढ़ा। अब इसके बदले हम शेयर देंगे पब्लिक को, और अगर शेयर नहीं दे पाए तो पैसा वापस करेंगे इनका। ठीक है, तो अभी जो पैसा हम लिए हैं इन लोगों से, हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके बदले या तो शेयर देना है, और अगर शेयर नहीं दे पाए तो ये पैसा वापस करना है। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो क्या होगा, लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो अभी कंपनी सिर्फ पैसा लिया है, अभी शेयर दिया नहीं है कंपनी। ठीक है, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन एंड allotment money received। ठीक है, being application and allotment money received। अब ये जो शेयर का हम लोगों से पैसा लिए हैं, इसके बदले इनको शेयर्स देंगे। शेयर नहीं दे पाए वो बहुत दूर है, अभी वो हम लोग लेटर ऑन क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम ये मानेंगे शेयर दिए हैं। ठीक है, तो जब हम लोग शेयर देंगे एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 2, सेकेंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी शेयर्स देगा पब्लिक को, ठीक है, एंट्री का लॉजिक के साथ समझना हमेशा। ठीक है, अब ये जो लाइबिलिटी था, ये जो पैसा हम लोगों से लिए थे, जिसके बदले हमको शेयर देना था या पैसा वापस करना पड़ता, हम तो शेयर दे रहे हैं आज, तो दिस इज नो मोर अ लाइबिलिटी। ये पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके बदले हम शेयर्स लोगों को अलॉट कर रहे हैं।
तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, दैट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिटेड टू। ये लाइबिलिटी तो चलो कैंसिल हो गया हमको। अब शेयर, हम लोग मार्केट में शेयर इशू किए, ठीक है, तो शेयर क्या है, कैपिटल ही तो है, शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल ही है शेयर, और कैपिटल क्या है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। जब मालिक पैसा लगाता है, याद करो फर्स्ट एंट्री 11th क्लास पहला एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री कैश टू कैपिटल, पैसा आता है बिजनेस में, कैश बढ़ता है और ये पैसा मालिक को वापस करना है, तो टू कैपिटल। वैसे ही जो पैसा अभी शेयर होल्डर से लिए हैं उनका पैसा वापस करेंगे कभी ना कभी, तो वो कैपिटल है एंड दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग shares allotted, being shares allotted, ठीक है। तो हमको अगर एंट्री का रिजल्टिंग इफेक्ट देखना है तो यही इफेक्ट है कि मालिक पैसा लगाया, बस इतना ही तो हुआ, उससे ज्यादा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो सकता है। वंस इट वाज क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, कैंसिल। द रिमेनिंग एंट्री इज मालिक पैसा लगाया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इतना इजी में पहुंच गया ये तो कि क्लास 11 का पहला जर्नल एंट्री में आ गया है ये, दैट इज कैश टू कैपिटल। तो वही सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे चल के चैप्टर में एक एक क्वेश्चन में 10-10 15-15 जर्नल एंट्री बनेगा, ठीक है, लेकिन तुम रिजल्टिंग इफेक्ट जब देखने का कोशिश करोगे उसका रिजल्टिंग इफेक्ट तुमको हमेशा कैश टू कैपिटल दिखेगा, ठीक है। 15-15 एंट्री भी कट कट के रिजल्टिंग बनेगा आखिर में कैश टू कैपिटल ही, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हुआ तो इतना ही ना कि मालिक पैसा लगाया बिजनेस में, तो एंट्री तो कैश टू कैपिटल ही होना चाहिए, तुम उसको कैसे भी कर लो रिजल्टिंग कैश टू कैपिटल ही बनेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एट पार था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एट प्रीमियम। देखना एट प्रीमियम, पहला एंट्री, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 का शेयर 12 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब शेयर होल्डर को कितना रुपए देना पड़ेगा, एक बार 12 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री का अमाउंट, जैसे यहाँ पर अमाउंट पहले कितना था, 10 10 10 और 10, ठीक है, सबका अमाउंट 10-10 था। लेकिन यहाँ पर एंट्री, पहला एंट्री का अमाउंट अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 10 का शेयर हम कितना में दे रहे हैं, 12 में दे रहे हैं। तो अब अप्लाई करते समय कितना रुपए देना पड़ेगा, 12 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो कंपनी को कितना रुपए मिलेगा, 12 रुपए मिलेगा, ठीक है। लिखना एंट्री नंबर 1, फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सेम एंट्री, एंट्री वही का वही है, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
ठीक है, तो 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं इस बार, तो कंपनी को 12 रुपये मिला, तो एंट्री में बैंक 12 रुपये से बढ़ेगा, और 12 रुपये का लाइबिलिटी आ गया, नहीं दे पाए शेयर तो 12 रुपये वापस करना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 2, फॉर अलॉटमेंट। ऑफ शेयर्स, ठीक है, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड एंट्री जो है थोड़ा सा बस चेंज है इसमें, 12 रुपए का लाइबिलिटी कम हुआ। ठीक है, लेकिन कैपिटल तो 10 ही होगा, फेस वैल्यू इज द कैपिटल ऑलवेज। ठीक है, तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जितना का शेयर है वो। ठीक है, तो 10 का शेयर है तो कैपिटल 10 रुपए हुआ, 2 रुपए ज्यादा ले लिए हम, तो एक प्रकार का प्रॉफिट है या एक प्रकार का रिजर्व्स हो गया हमारे लिए, 2 रुपए ज्यादा कमा लिए, तो रिजर्व क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस। नहीं देना पड़ेगा ना वापस, जब हम तो 10 ही देंगे हम उसको वापस, 12 लिए लेकिन देंगे वापस 10, फेस वैल्यू वापस करेंगे। तभी तो तुमको सोच के इन्वेस्ट करना है कि लगाऊं या नहीं। आज अगर 10 का शेयर 70,000 में मिल रहा है और कंपनी 70 ही वापस करेगा तो क्या डर है, लगा दो फिर तो, 70,000 में भी खरीद लो, 70 में खरीद के वापस 10 रुपए मिलने वाला है, तो तुमको वो सोचना है कि कितना डिविडेंड कमाना है कि इतना रुपए मेकअप हो पाए। ठीक है, प्लस तुम किसी और को बेच भी सकते हो शेयर, वो भी एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर है इतना, क्लियर। तो पहला एंट्री हो गया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 12 रुपए 12 रुपए, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12 10 2। एंट्री कट करके देख सकते हैं, ये दोनों कट हो जाएगा। रिजल्टिंग इफेक्ट क्या हुआ, बैंक में आया 12 रुपए, क्यों आया 12 रुपए, 10 रुपए कैपिटल है उसका और 2 रुपए फायदा हो गया, रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है इसमें, ये इन लमसम। ठीक है, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है बस, और नहीं है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इन इंस्टॉलमेंट्स। चलो ऑनलाइन वाले इतना पढ़ेंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोशिश करना है कि रेगुलरली थोड़ा सा आओ, ये नहीं कि चैप्टर चालू हुआ तो 2 दिन 3 दिन मुंह दिखा दिए।